साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, कल के क्वेश्चन के सीरीज में 50 क्वेश्चन का जो सेट था उसमें से 25 हम लोग देखे थे। आगे का आगे का क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही शानदार कंटेंट को आपके समक्ष लाने में मज़ा आता है। तो मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। रंगमंच यानी कि स्टेज पर इनमें से किसे नहीं गाया जाता है? तो स्टेज पे इनमें से लक्षण गीत नहीं गाया जाता है। लक्षण गीत क्या होता है दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। वैसे लक्षण गीत के बारे में भी या और भी सांगीतिक पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं जो मेरे द्वारा बाय द वे स्किप अगर होती है किसी कारण से, तो मैं एग्ज़ाम के पहले किसी दूसरे वीडियो में उसको ला दूंगा। जितने भी पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं तो आप निश्चिंत होकर के वीडियो को बार बार देखा करिए, सारे वीडियो को बार बार देखिए। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे द्रुत लय में गाया जाता है? तो इसका आंसर स्पष्ट दिख रहा है, तराना। ठीक है, तराना जो है ना ये हमेशा द्रुत लय में गाया जाता है। द्रुत लय का मतलब होता है कि फास्ट गति में। ठीक है, इनमें से किसमें 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, इनमें से किसमें ताने नहीं प्रयोग की जाती और उन्हें तानसेन गाया करते थे? तो देखिए, तानसेन ध्रुपद भी गाते थे और धामार भी गाते थे। ठीक है, और इसमें इस दोनों में तान का प्रयोग नहीं होता है। आप जानते हैं कि तान का प्रयोग ख्याल में होता है। ठीक है, तो ध्रुपद और धमार ये दोनों तानसेन गाते थे और ध्रुपद और धमार में तान का प्रयोग नहीं होता था। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। देखिए, यहाँ से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बीपीएससी में पूछा क्या गया था कि गायन शैलियों में पूछा गया था इनमें से लयकारी प्रधान कौन है, तो जिसमें ध्रुपद का ऑप्शन था। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये शायद गलत भी हो गया था। तो लय गमक और लयकारी प्रधान गायकी ध्रुपद और धमार है। ठीक है, ख्याल और तराना नहीं है। तो गमक और लयकारी प्रधान ध्रुपद और धमार है, ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए कि ध्रुपद और धमार एक ऐसा गायन शैली है जो गमक और लयकारी प्रधान है। ठीक है, इनमें से किन रागों में ठुमरी गाई जाती है? तो ठुमरी जो गाई जाती है आपका खमाज, काफी, भैरवी, इनमें ठुमरी गाई जाती है। 31 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किन स्वरों में संवाद भाव माना जाता है? संवाद मतलब कि जो सापा और सामा होता है, जिसमें 9 और 13 का श्रुति अंतर होता है, तो हम लोग का सामा और सापा दोनों आंसर हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है, सामा और सापा संवादों में कितनी श्रुतियों की दूर होती है? अभी मैं बताया हूँ 9 और 13 की। ठीक है दोस्तों, 9 और 13 श्रुति अंतर किसने बताया था? आपको मैं बता दूं, ये भारत ने बताया था, लेकिन सारंगदेव के अनुसार श्रुति संवाद 8 और 12 माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस राग के वादी संवादी में संवाद भाव नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मारवा। ठीक है, मारवा का वादी संवादी क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अद्वदर्शक स्वर किसे कहा गया है? तो म जो है ना, इसे अद्वदर्शक स्वर कहा गया। अद्वदर्शक स्वर इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो रागों का जो समय सिद्धांत निर्धारण किया गया है पूर्वांग और उत्तरांग को लेकर के, उसमें जो म है ना वह कॉमन आ जाता है। किसी किसी उत्तरांग में म का भी प्रयोग होता है और किसी किसी पूर्वांग में भी म का प्रयोग होता है। तो उत्तरांग और पूर्वांग दोनों में इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसे अद्वदर्शक स्वर कहा गया है। बाकी और सारे भी पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं, मैं किसी दूसरे वीडियो में मैं सारे कंटेंट को लगातार देने के बाद में मुझे लगेगा कि कुछ छूट रहा है, उस समय आपको ज़रूर दे दिया जाएगा। एग्ज़ाम के पहले तक सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। बस आप चैनल पे साथ बनाए रखें, जैसा आपका साथ मिलेगा वैसा आपके लिए कंटेंट जरूर लाऊंगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें से किसे परमेल परवेशक राग कहते हैं? तो जय जयवंती जो है ना परमेल परवेशक राग है। ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का आंसर जय जयवंती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें से किन्हें आश्रय राग और संधि प्रकाश राग कहते हैं? देखिए, आश्रय राग क्या होता है, जब अपने थाट के नाम से ही कोई अगर राग जो मतलब उसका नाम होता है, जैसे पूर्वी एक थाट है और भैरव एक थाट है, लेकिन गौड़ सरंग शंकरा नाम का आप कोई थाट नहीं सुने होंगे। ये किसी थाट का राग है, यानी कि अपने ही नाम से जो राग मतलब कि बना हो, जिसका अपने थाट के नाम पर उसका नाम हो, जैसे पूर्वी थाट भी और पूर्वी राग भी है, उसी को आश्रय राग कहते हैं। भैरव का भी वही हाल है। ठीक है, तो पूर्वी और भैरव दोनों आश्रय राग है। इनमें से प्रातःकालीन और सायंकालीन संधि प्रकाश राग बताइए। 37 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रातःकालीन तो आपका भैरव हो जाएगा और पूर्वी जो है ना ये सायंकालीन संधि प्रकाश राग है। दोस्तों, संधि प्रकाश राग क्या होता है?
जब सुबह और शाम का जो 4 बजे से 7 बजे के बीच के जो राग गाए जाते हैं उन्हीं को संधि प्रकाश राग कहते हैं। तो सुबह वाले 4 से 7 के बीच को प्रातःकालीन बोल देते हैं और शाम वाले 4 से 7 के बीच को सायंकालीन बोल देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है इस तरह से डिटेल में बताने पे, तो कोई नहीं, देखते हैं कितना क्वेश्चन हो पाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सप्तक के पूर्वांग में कौन कौन स्वर आते हैं? ठीक है, तो सप्तक के पूर्वांग में सा रे ग म प, यहाँ आपको मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा समझा करके। देखिए, सा रे ग म प ध नी, ये होता है ना। तो पूर्वांग में सा रे ग म प यहाँ तक माना जाता है। देखिए, म तक ही माना जाता है आंसर, सा रे ग म ही होगा केवल। ठीक है, प ध नी, यहाँ से तो कभी कभी म को भी कॉमन ले लिया जाता है नी तक ले। वहीं मैं बता रहा था कि म किसी कंडीशन में, इसी कंडीशन में आदोदर्शक हो जाता है। तो पूर्वांग में ऑप्शन के हिसाब से, चूँकि ऑप्शन के हिसाब में आपका आंसर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, आपका और नंबर आंसर होना चाहिए सा रे ग म पूर्वांग में। दोस्तों सटीक आंसर वैसे आपके देखने से क्या होगा, किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। मेरे हिसाब से सप्तक के पूर्वांग में जो आएंगे सा रे ग म केवल आएंगे सा रे ग म। ठीक है, प तो चला जाता है उसमें आपका उत्तरांग में। सप्तक के उत्तरांग में कौन से स्वर आएंगे? तो उत्तरांग में देखिए आ ही गया, मेरा बात यही है, सा रे ग म तक ही हम लोग का आंसर होगा। चूँकि म प ध नी सा तो ये कॉमन, इसको हम लोग ले लेते हैं। तो म प ध नी, म को भी मान ही लेते हैं चूँकि अधोदर्शक स्वर है, तो पूर्वांग में भी जाता है, उत्तरांग में भी जाता है। तो उत्तरांग में म प ध नी हो जाएगा और पूर्वांग में सा रे ग म हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूर्वांग उत्तरांग से वादी संवादी के चुनाव में क्या संबंध है? तो एक पूर्वांग से और दूसरा उत्तरांग से, यानी कि वादी संवादी में एक स्वर पूर्वांग से होने चाहिए, तो एक स्वर आपका उत्तरांग से होने चाहिए। जैसे सामा का होता है तो सा आपका हो गया पूर्वांग से और उत्तरांग से हो गया म। तो हालांकि म तो कॉमन होता है तो सा प ही मान लेते हैं। जैसे तो सा हो गया आपका उत्तरांग से, प हो गया आपका सा हो गया पूर्वांग से, क हो गया उत्तरांग से। तो इस ढंग से यानी कि कोई भी वादी संवादी अगर आप लेते हैं, जैसे कि रेपा हो जाता है, परे हो जाता है, तो इसमें से एक स्वर का पूर्वांग में और एक स्वर का उत्तरांग में होना जरूरी है। तो वादी संवादी का चुनाव में यही संबंध है। हम लोग 41 क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में 10 तो कर्नाटक संगीत में कितने थाटों का प्रचार है? हाँ, क्वेश्चन का मतलब यह है कि हिंदुस्तानी संगीत में अगर 10 तो कर्नाटक संगीत में कितने थाटों का प्रचलन है? मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे हम लोग का 10 थाट है, वहाँ पे कर्नाटक संगीत में 19 थाटों का प्रचलन है। कर्नाटक संगीत में बिलावल और कल्याण थाट को किस नाम से जानते हैं? कर्नाटक संगीत में बिलावल और कल्याण थाट को किस नाम से जानते हैं? तो बिलावल को धीर शंकराभरणम और कल्याण को मेच कल्याणी नाम से जानते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन रागों में मध्यमवादी स्वर है? तो इसमें जो मध्यमवादी स्वर होगा ना, केदार में भी है, भीम पलासी में भी है, बागेश्वरी में भी है, मालकौंस में भी है। इन सभी का वादी आपका मध्यम है, यानी कि म है। और मालकौंस का दोस्तों संवादी क्या होता है कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, उत्तरांग या उत्तरांग प्रधान राग किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा उत्तरांग। और उत्तरांग या उत्तरांग प्रधान किसे कहते हैं? यानी कि वादी उत्तरांग से और गायन दिन के उत्तरार्ध में हो। उत्तरार्ध समझ रहे हैं, यानी कि दोपहर के बाद में हो। ठीक है, नहीं आप ये इस पे अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन है जो 44, उत्तरांग या उत्तरांग प्रधान राग किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा वादी उत्तरांग से और गायन दिन के उत्तरार्ध में हो। तो उत्तरार्ध का मतलब ये होता है ना कि जो 12 बजे दोपहर के पहले तक जिसका गायन होता है उसे उत्तरार्ध कहते हैं। ठीक है, पूर्वांग का मतलब होता है 12 बजे दिन के बाद में जिसका गायन होता है। तो वादी उत्तरांग से और गायन दिन के उत्तरार्ध में हो, यही इसका संबंध है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है, नोट दिन का पूर्वार्ध 12 बजे दिन से रात्रि 12 बजे रात्रि तक और उत्तरार्ध रात्रि के 12 से 12 बजे दिन तक, यानी कि 12 बजे दिन के पहले सुबह का समय हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो 45 नंबर क्वेश्चन है, क्या विवादी स्वर प्रयोग किया जा सकता है और क्यों?
तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब अगर राग की रंजकता के लिए कभी कभी प्रयोग करते हैं, कभी कभी क्या होता है विवादी स्वर तो वर्जित रहता ही है, लेकिन कभी कभी किसी राग में रंजकता के लिए, सुंदरता के लिए थोड़ा सा प्रयोग कर लेते हैं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन है जो आपका कंसेप्ट भी बिल्डअप कर सकता है, वहाँ से डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन कुछ यहाँ से कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीव्र म को दक्षिण संगीत में किस नाम से पुकारते हैं? इसका आंसर हो जाएगा प्रतिमा। ठीक है, एक मिनट, हाँ, इसका आंसर हो जाएगा प्रतिमा। दक्षिण संगीत यानी कि कर्नाटकी संगीत में मुख्य कितनी तालें हैं? तो 7 तालें हैं। ठीक है, जिसको सप्तसुलादी ताल भी बोलते हैं। कर्नाटक ताल के कितने प्रकार होते हैं? तो कर्नाटक ताल के 5 प्रकार होते हैं, जो मैं इन सभी को भी किसी दूसरे वीडियो में, मैं ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड कंटेंट है, इसको भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। जितना कंटेंट मुझे लगातार देना है, टारगेट को पहले पूरा कर लूँ, फिर इस पर भी चर्चा किया जाएगा। बाकी आप किसी न किसी डिस्क्रिप्टिव बुक को ज़रूर पढ़ते रहिए, यहाँ से तो क्वेश्चन हो ही रहा है, लेकिन आप बुक को भी पढ़ते रहिए। हिंदुस्तानी संगीत में किस वर्गीकरण का प्रचार है? तो हिंदुस्तानी संगीत में थाट राग वर्गीकरण का प्रचार है। क्या निम्न जोड़ी के राग संप्राकृतिक हैं? तो इसका भीमपलासी का भी और हमीर का भी केदार, और आसावरी का जौनपुरी होता है, मुल्तानी का तोड़ी। यानी कि भीमपलासी का संप्राकृतिक राग बागेश्वरी, हमीर का केदार, आसावरी का जौनपुरी और मुल्तानी का तोड़ी, ये सभी मतलब एक दूसरे के संप्राकृतिक राग है। तो इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल में सातों स्वर किन किन श्रुतियों पर माने जाते हैं? तो आधुनिक स्वर जो होता है ना, पहली श्रुति पे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राचीन और मध्यकालीन विद्वानों के अनुसार अंतिम श्रुतियों पे स्वर को स्थापित किया गया है, लेकिन आधुनिक में पहली श्रुति पे। तो पहली श्रुति पे जैसे कि पहला श्रुति तो हम लोग का फर्स्ट नंबर हो ही गया, थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे 1 नंबर हो गया, इसके बाद में 5, 1, 5, 8। ठीक है, जैसे कि आपका सा का 4 श्रुति है, तो 4 जोड़ेंगे तो फिर रे पे आएगा 5। ठीक है, 4, 1, 5। फिर आपका रे का 3 श्रुति है, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ग आता है, तो ग में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। वैसे आप इस तरह से याद रख लीजिए, कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे कि सा हो गया, सा को पहली श्रुति मान लेंगे, सा का आपका 4 श्रुति है, तो 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर 5, इसके बाद में 3 नंबर पर रे आएगा, तो रे का 3 श्रुति होता है, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो रे हो जाएगा, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। उस तरह से भी एक कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। वैसे आप इसको रट लीजिए, 1, 5, 8, 10, 14, 18, 21। ठीक है, और दोस्तों प्राचीन काल के विद्वानों के अनुसार श्रुति व्यवस्था का क्या है, मतलब क्या संख्या है, उसको भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में भी कोई शानदार कंटेंट मैं लाऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।